ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2025 मीन के लिए। वर्ष एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा कालखंड है, इसलिए जो वार्षिक राशिफल होते हैं वो केवल एक बृहत लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर दिए जा सकते हैं। माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्मता तक नहीं उसमें जाया जा सकता। लेकिन हाँ, वर्ष किस और बढ़ रहा है या किस और बढ़ेगा, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, ग्रहों के संबंध किस प्रकार के रहेंगे, बड़े ग्रह राहु केतु बृहस्पति शनिदेव, इनकी स्थिति क्या रहेगी, इनमें परिवर्तन क्या आएगा, इनसे परस्पर ग्रहों के संबंध कैसे बनेंगे, इन सभी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए और जैसा मैंने कहा एक जनरल गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये जो वार्षिक राशिफल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यकीन मानिए जो वर्ष 2025 है ये कोई साधारण वर्ष नहीं है। ये ऐसा वर्ष है जहां पर जो 4 बड़े ग्रह हैं वो राशि बदल रहे हैं और बहुत आसपास बदल रहे हैं। इससे पहले ये 2022 में हुआ था, अप्रैल के महीने में, और अब 2025 में हो रहा है, जहाँ पे शनि ऑलमोस्ट मार्च के अंत में, अप्रैल ही मान लीजिए, और राहु केतु बृहस्पति ये मई में राशि बदल रहे हैं। तो विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने के अंदर ये सारे ग्रह राशि बदल रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक घटना होती है, क्योंकि अधिकतम चीज़ें यही 4 ग्रह गवर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी ग्रह नहीं, लेकिन किस और आपके जीवन की दिशा जाएगी उसमें इन 4 बड़े ग्रहों का बहुत रोल होता है। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। उनकी स्थिति ऐसी रहेगी कि वो अतिचारी अवस्था में रहेंगे, यानी कि उनकी स्पीड बहुत बड़ी हुई है। और इसके कारण क्या होगा कि वो इस वर्ष में 2 बार राशि बदलेंगे। जो लोग ज्योतिष में का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं उनको पता है कि मूलतः बृहस्पति 12 से 13 महीने लगाते हैं एक राशि में, लेकिन अभी क्योंकि वो अतिचारी अवस्था में है तो केवल 6 महीने में ही वो राशि बदल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उच्च अवस्था के हो जाएंगे, जो उनको नॉर्मली अगर हम कहें तो 2026 में होना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ग्रहण लग रहे हैं इस वर्ष, उसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि उसमें से एक ग्रहण आपके लग्न भाव में ही लग रहा है। इसके साथ ही आपके लग्न में शुक्र वक्री होंगे, उच्च के होंगे करीबन 5 महीने तक, वक्री भी होंगे उसमें। और मीन के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शनिदेव उनके लग्न में आ रहे हैं। अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म फल दाता है, अच्छा काम करवाते हैं। हाँ, लेकिन जीवन में बदलाव बहुत आता है, और आई थिंक ये शनिदेव का परिवर्तन सबसे ज़्यादा बदलाव अगर किसी के लिए लाएगा तो वो मीन के लिए ही होगा, क्योंकि उनके लग्न में ही आ रहे हैं। तो बहुत कुछ घट रहा है इस वर्ष में, और इस वीडियो को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख कालखंडों में बांट दिया है। टाइम स्टैम्प्स आपको हर बार की तरह मिल ही जाएंगी। सबसे पहला पार्ट होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेहत, फिर धन, कुछ विशेष भविष्यवाणियां मेरी तरफ से, विवाह के योग है कि नहीं है तो कब है, करियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, संतान के योग है कि नहीं है तो कब है, और कुछ प्रमुख सावधानियां मेरी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। और फिर हम उपाय के सेक्शन पे चलेंगे, जहाँ पे पहले सामान्य उपाय, सेहत का उपाय, धन, व्यापार नौकरी का उपाय, और प्यार और वैवाहिक जीवन के उपाय, इन सब को हम यहाँ पर टच करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो वार्षिक राशिफल है ये आपके बहुत काम आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। पुनः बताने का प्रयास करूँगा, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है लग्न राशि से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के साथ ही, यानी कि सेहत। देखिए, सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एटलीस्ट शुरुआती भाग जो है वो साल का वो संवेदनशील है। कारण क्या है कि लग्न में राहु तो है ही, ठीक है। अब राहु अगर लग्न में है तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स देते हैं, जो आप झेल भी रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से। साइनस की प्रॉब्लम हो, कफ रोग हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, नींद ना आना हो, ये तो है ही।
4 फरवरी तक गुरु भी वक्री रहेंगे जो लग्नेश हैं, तो यहाँ पे ENT की प्रॉब्लम वर्ष के स्टार्ट में, इन्फेक्शंस, खांसी, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सब बहुत तंग करेंगे। और इसके साथ ही वक्री और नीच के मंगल भी 21 जनवरी तक आपके 12वें घर को देखेंगे, तो हो सकता है मेडिकेशन पे आना पड़े, कुछ दवाई खानी पड़े, अस्पताल के चक्कर साल के शुरुआती भाग में लग सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा संवेदनशील टाइम नहीं हो। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से वर्ष में समय रहेगा, वो होगा मार्च और अप्रैल का। कारण क्या है कि मार्च में एक तो ग्रहण लग रहा है, ठीक है, तो एक ग्रहण लगेगा आपके सप्तम भाव में और एक ग्रहण लगेगा आपके लग्न में। सप्तम भाव में लगेगा 14 मार्च को ग्रहण, जो कि होगा चंद्र ग्रहण, और 29 मार्च को आपके लग्न भाव में ही ग्रहण लगेगा। तो 2 ग्रहण जिनका लग्न पे इम्पैक्ट है, क्योंकि जब यहाँ पे आपके सप्तम भाव में ग्रहण लगेगा तो उसका इम्पैक्ट पूरा लग्न पर पड़ेगा। और अगर हम 29 मार्च की बात करें तो यहाँ पे राहु हैं, शुक्र भी होंगे, शनि भी होंगे, और 3 और ग्रह होंगे, चंद्रमा, बुध और सूर्य भी यहीं पे होंगे। तो 6 ग्रहों का जमावड़ा, ऊपर से सूर्य ग्रहण, और ऊपर से 2-2 ग्रहण आसपास, तो मार्च और अप्रैल में आपको कई प्रकार के रोग तंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? डायबिटीज़ कई लोगों को डायग्नोज होगी, जिनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है या जो मेंटेन नहीं कर पाते। यहाँ पे इन्फेक्शंस का बहुत योग है, यहाँ पे बॉडी में वीकनेस बहुत रहेगी, यहाँ पे सर के रोग बहुत तंग करेंगे, यहाँ पे पाँव के रोग बहुत तंग करेंगे, यहाँ पे हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे। निरंतरता से आप बीमार पड़ते रहेंगे या फिर हेल्थ इशू होते रहेंगे, खांसी जुकाम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, सर के रोग हो, नींद ना हो, चिंताएं हो, ये मार्च और अप्रैल में आपको बहुत तंग करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही मीन वालों के साथ ऐसा होगा। एक्चुअली मीन का जो इम्यूनिटी है थोड़ी कम होती है, क्योंकि जल तत्व का लग्न है, आखिरी लग्न है। मेंटली दे आर मोस्ट एडवांस्ड, बट फिजिकली, जैसे हम मेष से स्टार्ट करते हैं, दे आर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे ही जैसे जैसे आगे चलता रहता है, मीन वाले इंटेलेक्चुअली आई थिंक जब जितने भी 12 लग्न है उनमें से सबसे एडवांस्ड और सबसे थॉट प्रोसेस में ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन फिजिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। कुंडली में चीज़ें बदल जाती हैं, लग्न में मंगल है, लग्न में अच्छे शनि है, तो चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन आमतौर पर इम्यूनिटी कम होती है। तो जिनकी कुंडली वीक है उनको ये रोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, बार बार इन्फेक्शन पड़ना, बार बार गले के प्रॉब्लम होना, खांसी बहुत ज़्यादा होगी, फीवर हो सकता है, बार बार पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, आपको इंडाइजेशन बहुत रहेगा, एसिडिटी बहुत रहेगी, और ये क्रॉनिक भी एक प्रकार से हो सकती है। तो मार्च और अप्रैल का महीना बहुत कष्टकारी होगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर कर बेटर होना शुरू हो जाएंगी। फरवरी में मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, तो उनका भी एक वक्री ग्रह कम हो गया। गुरु भी मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को, तो वहां से भी कम हो गया। लेकिन ये जो मार्च अप्रैल का टाइम है ना, यहाँ पे ज़्यादा कष्ट आपको तंग करेंगे। इसके बाद अगर हम ग्रहों के राशि परिवर्तन की तरफ जाएं तो थोड़ा सा प्रभाव और दिखेगा। ग्रहों को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं ताकि हम शनिदेव पर फोकस कर पाए। शनि 29 मार्च को आपके लग्न में आ गए और इन्हीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। राहु 18 मई को 12वें घर में चले जाएंगे। केतु आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में 18 मई को, और गुरु आ जाएंगे 14 मई को आपके 4थे घर में। तो इसमें से शनि देव है जिनका इम्पैक्ट आपके सेहत पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। अब वो भले ही आपको अपार धन देंगे, कारण क्या है, वो लाभेश है, लेकिन सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होता। शनि लग्न में आते हैं तो नसों में वीकनेस आती है। शनि लग्न में आपके लिए आ रहे हैं यानी कि आप किसी मेडिकेशन पे आ सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है। पुनः जिनके लिए, ये सबके लिए नहीं होगा, जिनकी कुंडली बहुत वीक है उन पर ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, जिनकी कुंडली स्ट्रांग है उन पर कम प्रभाव दिखेगा। यहाँ पर शनि बॉडी में वात बढ़ाते हैं। वात पित्त कफ होता है, आयुर्वेद में तो सब कुछ इन्हीं पे निर्भर है। तो बॉडी में वात बढ़ता है, यानी कि एक प्रकार से वीकनेस भी आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, बॉडी में दर्द बहुत रहेगा, और स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत चालू हो जाएगी, क्योंकि राहु 12वें घर में गए और शनि लग्न में आ गए। तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस दिखाता है और उसका एक प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है। बॉडी में वीकनेस का कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकता है, तो अपने न्यूट्रिशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने सप्लीमेंटेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आज की हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम ना तो अच्छा खाना खाते हैं, ना हमें अच्छा खाना मिलता है। अब ऑर्गेनिक के नाम पे भी जो मिल रहा है, कितना ऑर्गेनिक है किसको पता।
या फिर जो भी सामान आ रहा है। तो और दूसरा हम सबका जो एक दिनचर्या है वो भी बहुत सेडेंटरी हो गई है, तो यहाँ पे सप्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको खाने से पूरा सप्लीमेंटेशन नहीं मिल रहा और आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी वीक होता है और उनका सप्लीमेंटेशन या फिर कहिए न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है विद एज। तो अगर आपकी एज लेट से 35-40 से ज़्यादा है तो यहाँ पे अपने सप्लीमेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव वीकनेस देंगे और उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत होंगी आपको, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा, नसों में मसल वीकनेस बहुत रहेगी और पैरों में बहुत दर्द रहना शुरू हो जाएगा। ये सब आपको अप्रैल मई के बाद भी कंटिन्यू होने देखने को मिलेगा। राहु का 12वें घर में आ जाएंगे तो जैसे मैंने कहा स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे और यहाँ पे भी पैरों की प्रॉब्लम दिखाता है और नेत्र विकार, आंखों के इन्फेक्शंस, लेफ्ट आई के इन्फेक्शंस आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। इसके साथ ही 12वें घर के राहु बॉडी में कफ की प्रधानता बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से वो चौथे घर को देखेंगे और ऑलरेडी गुरु हैं तो ये लंग्स का एरिया होता है, तो कफ की प्रधानता आपकी और बढ़ सकती है। वैसे भी कफ कारक होते हैं मीन वाले लोग, और यहाँ पे कफ की प्रधानता और बढ़ती हुई दिख रही है, तो कफ रोग तो आपको निरंतरता के साथ पूरे वर्ष में तंग करेंगे। छठे घर के केतु एक एक्सेप्शन है। केतु छठे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, इवन सेहत के लिए भी 2-3 चीज़ों को देख छोड़कर अच्छा प्रभाव देते हैं। छठे घर के केतु व्यक्ति को अपने डाइट के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति जागरूक रखते हैं। आप में से कई लोग शायद अभी से वो प्रभाव देखना शुरू हो गया होगा कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू कर दिए होंगे, और जैसे ही ये केतु का प्रभाव आते रहेगा आप लोग या तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे या तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जिम, योग, वॉकिंग। ये केतु करवाते हैं छठे घर में, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस करवाते हैं व्यक्ति को। तो यहाँ पे केतु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बस ये है कि केतु अगर छठे भाव में आते हैं तो बॉडी का जो डाइजेशन कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा वीक कर देते हैं। तो इसमें क्या ध्यान देना है आपको, बहुत हैवी खाना नहीं खाना, ज़्यादा लेट खाना नहीं खाना, और कोशिश करनी है कि जितना अपने प्रकृति के अनुसार खाना खाएंगे अच्छा रहेगा। यही तो है, और क्या है आयुर्वेद, पथ्य अपथ्य। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे तो उसमें पथ्य अपथ्य की ही बात करी जाती है। दही रात को नहीं खाना, क्यों? क्योंकि कफ की प्रधानता बढ़ जाती है। अब जिसकी ऑलरेडी बॉडी कफ कारक है वो भी रात को दही भी खाएगा, दूध भी पिएगा, तो उसको फिर कफ होता ही रहेगा। इसलिए हर प्रकृति के अनुसार आपको, हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार थोड़ा सा डाइट पर ध्यान देना चाहिए। तो छठे घर के केतु आपको हेल्थ कॉन्शियस करेंगे, लेकिन डाइजेस्टिव थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देते हैं, आपके डाइजेशन को थोड़ा सा वीक करते हैं। इसीलिए आपको अपनी दिनचर्या पर, अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। गुरु आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, ये फिर से कफ बढ़ाएंगे। चौथे घर के गुरु कफ प्रधान हो जाते हैं, और जैसे मैंने कहा था राहु का प्रभाव भी होगा, तो ध्यान देना है। बॉडी में वाटर रिटेंशन भी होता है, लंग्स की प्रॉब्लम, जो भी आपकी श्वास प्रणाली होती है, सांसों के का जो पूरा तंत्र होता है, वहाँ से संबंधित इन्फेक्शंस, लंग्स की प्रॉब्लम, ये आपको पूरे साल कहीं ना कहीं चलता रहेगा, तंग करता रहेगा। और क्योंकि गुरु लग्नेश होने के नाते आपके 12वें घर को भी देखेंगे, इसका मतलब कि हो सकता है दवाई आदि इस वर्ष थोड़ी सी ज़्यादा खानी पड़े, डॉक्टर्स के चक्कर थोड़े से ज़्यादा इस वर्ष आपके लग सकते हैं। शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई से नवंबर, और वक्री शनि लग्न में पुनः कहूँगा वीकनेस लाते हैं। तो अपने खाने पीने पर, दिनचर्या पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि, और मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष ना पहले करने की चीज़ है। अधिकतम लोग हमारे पास कब आते हैं, भाई शादी में 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है, अब तो डाइवोर्स होने वाला, आप बताइए पंडित जी क्या करें। अब मैं उनको क्या बोलूँ, मैंने कहा आप 2 साल से क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम 2 साल से, दिख रहा है कि मारक दशा है, ये है वो है, अब आते हैं 2 साल बाद। तो ज्योतिष में पहले करने की चीज़ें होती है, बाद में भी प्रभाव होता है, ठीक है, उपाय आदि, लेकिन ये पहले ही अगर आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे कि ये प्रॉब्लम है और आपने अभी से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसके बाद अगर किसी ग्रह का प्रभाव पड़ेगा तो गुरु का ही होगा। गुरु वर्ष के अंत में अतिचारी होने के कारण आपके पंचम में आ जाएंगे, जो ठीक है, लेकिन गुरु वक्री हो जाएंगे वर्ष के अंत में 11 नवंबर के बाद। तो यहाँ पे ना साल के अंत में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लग्नेश वक्री हो गए और उनका लग्न पर प्रभाव रहेगा। और इसके साथ ही वर्ष के अंत में बुध भी वक्री हो जाएंगे, ये भी करीबन नवंबर में ही होगा, नवंबर दिसंबर के आसपास ही, और बुध पतित हो जाएंगे अष्टम में। तो नवंबर दिसंबर में अचानक से हेल्थ बिगड़ सकती है, कोई और
डिजीज़ चल रही है, कोई क्रॉनिक रोग है ऑलरेडी, उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से दिखेगा। और एक प्रकार से आपको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे अचानक से तंग कर सकते हैं वर्ष के अंतिम भाग में। एक और समय है जब ध्यान देने की आवश्यकता है, वो होगा जुलाई से सितंबर, 28 जुलाई से 13 सितंबर, जब मंगल आपके सप्तम में आएंगे। मंगल योग कारक है एक प्रकार के, आपके लिए बुरा नहीं है कोई उनका, लेकिन यहाँ पे शनि मंगल का समसप्तक हो जाएगा और शनि इस टाइम पे वक्री होंगे। तो 13 जुलाई से 28 नवंबर यहाँ पे आपको इंजरीज, बीपी की प्रॉब्लम और गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। तो ओवरऑल इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा रोग नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि मीन की इम्यूनिटी कम है, तो जो ये सारे मैंने रोग बताए हैं ना, वो आपको निरंतरता से तंग करते रहेंगे। अपने खाने पीने का, अपनी प्रकृति के अनुसार खाने का, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखने का और अपने डाइजेशन को ठीक करने का, इन 4 चीज़ों पर अगर आपने फोकस कर लिया तो अधिकतम जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। केतु आपको एक्टिव करेंगे अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए, तो वो भी अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ है, 11वें घर के स्वामी लग्न में आते हैं तो पैसा तो भरपूर आता है, लेकिन सेहत पर पैसा भी खर्च होता है। तो दिख रहा है कि पैसा खर्च होगा, लेकिन एक प्रकार से 11वें घर का अगर संबंध आ जाता है तो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, वो अपने सेहत पर खर्चा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भाव छठे से छठा भाव है। इसी कारण से ये वर्ष आपको छोटी छोटी चीज़ों से बच के रहना है और अपनी दिनचर्या पर, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब गिनाया, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अच्छा, आपके ना सप्तम भाव में भी 2 ग्रहण लगेंगे, एक मार्च में लगेगा, एक सितंबर में भी लगेगा। तो किडनी की प्रॉब्लम और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी इस वर्ष तंग कर सकती है। शुरुआती 4 महीने हैं, इसमें डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है जिनको ऑलरेडी दिक्कत है। इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे, सर के रोग बहुत रहेंगे, जोड़ों का दर्द रहेगा, लोअर बैक में दर्द रहेगी। बीच के जो 4 महीने हैं, यहाँ पे चेस्ट की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, सांसों की दिक्कत, नसों की दिक्कत, बीपी की प्रॉब्लम, वीकनेस। अंतिम 4 महीने हैं, पुनः डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम, सर के रोग, नींद ना आना, एंग्जाइटी और मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत तंग करेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं धन की तरफ। धन के लिए तो ये पूरा ही वर्ष आपका बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। अगर हम वर्ष के शुरुआत की ही बात करें तो मंगल लाभ स्थान को देखेंगे और मंगल आपके धन स्थान के स्वामी हैं। वक्री दिसंबर में हो गए थे, तो जैसे जैसे जनवरी आ जाएगा तब तक उनका कंट्रोल भी वापस आ जाएगा। तो वक्र अवस्था का कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं, और एक ग्रह अगर वक्री होता है और वो नीच का होता है तो और भी बलशाली हो जाता है। अच्छा बुरा अलग चीज़ है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, उत्तर कालामृत आदि में लिखा है कि नीच का ग्रह वक्री होता है तो और भी बलशाली हो जाता है। तो एक प्रकार से लाभ आता रहेगा। हाँ, नीच का है तो मे भी थोड़ा सा अलग प्रकार से लाभ आएगा, कुछ हटकर काम आपको करना पड़ेगा। और विशेष चीज़ ये है कि करीबन जून तक मंगल जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं वो आपके लाभ स्थान को देखते रहेंगे, क्योंकि 21 जनवरी तक यहाँ पे रहेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे। जनवरी से करीबन अप्रैल तक वो वापस आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, फिर वो लाभ स्थान को अष्टम दृष्टि से देखेंगे, फिर अप्रैल के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और जून तक यहीं पे रहेंगे, और फिर अपनी दृष्टि से एक 7वीं दृष्टि देखेंगे। तो करीबन आधा साल धन स्थान के स्वामी आपके लाभ स्थान को देखेंगे, जो उच्च कोटि का धन योग बन ही जाता है। इसके साथ शुक्र आपके लग्न में उच्च के रहेंगे करीबन 5 महीने तक, 4 महीने तक। जनवरी के अंत से आएंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ 4 महीने के लिए शुक्र आपके लग्न में रहेंगे। शुक्र आमतौर पर 27-28 दिन एक राशि में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो वक्री हो जाएंगे और उस कारण से वो बहुत लंबा अरसा आपके लग्न में निकालेंगे। और शुक्र तो उच्च के अगर हो गए और वो भी लग्न में, तो फिर और चाहिए क्या। तो आप देखेंगे अपार मात्रा में धन, अपार मात्रा में लाभ, अपार मात्रा में धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज जनवरी के एंड से ही आपको आने लगेगी, जैसे ही आपके लग्नेश मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं तो जनवरी के अंत से प्रभाव हो जाएगा। शुक्र जो है वो अष्टमेश भी हैं, उनका लग्न भाव में आना, यानी कि अचानक से धन आना, रुका हुआ पैसा आना, गुप्त धन का बढ़ना और इनकम के नए अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, वो राहु के साथ रहेंगे मई तक, और राहु क्या है, विदेश के कारक हैं। और मैं कई बार बता चुका हूं कि मीन वालों का अधिकतम, लेट्स से कि 60-70% मीन वालों का विदेश से कुछ संबंध होता ही है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव बन जाता है। तो विदेश से जो
संबंधित लोग काम करते हैं उनको बहुत पैसा मिलेगा, विदेश संबंधित चीज़ों में बहुत पैसा मिलेगा। जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रूप से काम करते हैं, अलग काम करते हैं, उनको बहुत धन प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव लग्न भाव में आ जाएंगे, 29 मार्च को होगा। बाकी ग्रहों को थोड़ा इधर कर लेते हैं। ग्रहों जो बड़े ग्रह हैं उनकी राशि पर परिवर्तन पर ध्यान देते हैं। शनि 29 मार्च, राहु 18 मई 12वें घर में, केतु 6ठे भाव में 18 मई, और गुरु आपके, अच्छा एक चीज़ गुरु का बताना बोल गया कि गुरु मई तक आपके लाभ स्थान को देखेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आपके लग्नेश लाभ स्थान को निरंतर देखते रहेंगे और मंगल भी देखते रहेंगे। तो ये भी बता रहा है कि आपको धन प्राप्ति बहुत होगी। बस ये है कि मंगल नीच के हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल से हटकर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल आपकी जो अर्निंग है उससे कुछ अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नीच के मंगल के इशारे को समझना पड़ेगा, यानी कि आपको भी कुछ हटकर करना पड़ेगा अगर अपार मात्रा में धन कमाना चाहते हैं। तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो आपके 12वें घर को देखेंगे। खैर पहले राहु पे आते हैं। राहु आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और राहु 12वें घर में विदेश से पैसा बहुत देते हैं, और गुप्त धन के जो सोर्सेज हैं वो आपके और बढ़ेंगे। जो MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा है, और जो विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु 12वें में है और लग्नेश गुरु परस्पर जो दृष्टि बन रही है 12वें घर के राहु और लग्नेश गुरु में, कि विदेश जाने का मौका और वहां से पैसा दिखाता है। गुरु 4थे घर में आ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी आदि खरीदने का योग बनेगा। और इसके साथ ही शनि, जो भले ही आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन आपके लाभेश हैं, तो लाभेश का लग्न में आना, वो भी कोई 1 महीने 2 महीने 5 महीने के लिए नहीं, 2.5 साल के लिए, करीबन 2 साल 2.5 साल के लिए रहेंगे यहाँ पे। तो उनका लग्न भाव में आना, लाभ स्थान के स्वामी का लग्न भाव में आना, यानी कि निरंतर लाभ, निरंतर धन कमाने के मौके। यहाँ से शनि कर्म भाव को देखेंगे, लाभ स्थान का स्वामी कर्म भाव को लग्न में बैठकर, ये अपने आप में बता रहा है कि कर्मठता से लाभ कमाएंगे। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में भी बात करूं तो शनि का अगला गोचर भी आपके धन स्थान में होगा, भले नीच के। तो मीन के लिए तो ये वर्ष सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने धन को बढ़ाने के लिए। अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो धन कमाने के लिए ये पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। धन कमाइए, धन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप कर्मठ हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और नॉलेजेबल है, तो इस वर्ष आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। अब चलते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की तरफ। ये वर्ष, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि मीन के लिए अति विशेष होने वाला है, क्योंकि आपके लग्न और लग्नेश दोनों पर ही बहुत प्रभाव रहेगा। आपके लग्नेश की स्थिति ऐसी रहेगी कि वो अतिचारी होंगे। वो पहले 30वें घर में रहेंगे मई तक, मई से अक्टूबर 4थे घर में, और अक्टूबर से दिसंबर 5वें घर में। ये कहाँ होता है? बृहस्पति के साथ। तो अतिचारी अवस्था, यानी कि एक वर्ष में आपको 3 भावों का रिजल्ट देंगे, पराक्रम, सुख और लक्ष्मी। तो आप देखेंगे कि फरवरी के बाद ना सडनली जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया, सडनली जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए, सडनली जीवन में गति आ गई, क्योंकि आपके लग्नेश ही जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे, अतिचारी अवस्था की तरफ जाएंगे। एकदम अतिचारी नहीं होंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। लेकिन जब लग्नेश अतिचारी होते हैं तो रिजल्ट तेज गति से मिलते हैं। तो ये पूरा वर्ष ऐसा है जब आपके जो कर्म हैं वो आपको एकदम अच्छा रिजल्ट देंगे, एकदम स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट। जैसे इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं, वैसे ही ये वर्ष ऐसा है कि जहां पे आप कर्म करेंगे आपको उसके रिजल्ट 2 मिनट में नहीं कह रहा, लेकिन देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिल जाएंगे। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शनि का लग्न भाव में आना। अब शनि देखिए 30 साल के बाद लग्न में आते हैं। शनि आपके मीन में आ रहे हैं और ग्रहों के परिवर्तन पर नजर डाल देते हैं। 18 मई को राहु 12वें में, शनि 29 मार्च को लग्न में, केतु 18 मई को 6ठे में, गुरु 14 मई को 4थे में। अब इसमें शनि देव का प्रभाव अगर हम देखें तो शनि, जैसे मैंने कहा, 30 साल में लग्न में आते हैं और ये उनका अंतिम एक काल चक्र है। अब वो अंत की तरफ है उनका भी। जब यहाँ से काल चक्र स्टार्ट होता है, बहुत साल पहले जब वो मेष में थे, करीबन
आई थिंक इससे पहले जब वो मेष में थे तो 1990 के आसपास का टाइम, या तो 88 या 89 के आसपास का टाइम होगा जब वो मेष में थे। फिर उसके बाद वो पूरा अपना काल चक्र करके आपके मीन में आए हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक आते हैं। तो जब अंत का उनका शनि का समय होता है ना, ये वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स या कहिए पूरे वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा संवेदनशील टाइम होता है, क्योंकि जो आपके ग्रंथ हैं, जैसे जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे शनि का मीन में आना थोड़ा सा नेगेटिव बताया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसा जैसे आजकल चल रहा है कि कोई भविष्य मलिका करके ऐसे कि सब दुनिया खत्म, नहीं, मीन में तो हर 30 साल बाद आते हैं, लेकिन हाँ वो संवेदनशील टाइम होता है जहाँ पे दुनिया में चीज़ें बदलती हैं। तो उस पर कभी आप बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका लग्न है मीन, तो आपकी अपनी जो दुनिया है उसमें बहुत चीज़ें बदलेंगी। आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी मीन वाले थोड़े से लोगों से दूर ही रहते हैं, यहाँ पे आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे और अपने जीवन को महत्व देना शुरू कर देंगे। मुझे इतना टाइम अपने लिए चाहिए, मुझे 8 घंटे सोना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पढ़ना है, ये करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि शनिदेव आपको अपनी वैल्यू सिखाते हैं। इसलिए देखिए, कौन व्यक्ति अकेला रह सकता है? जिसको अपनी वैल्यू पता है वो अकेला रहेगा ना। जिसको यही चाहिए कि मेरे दोस्त मेरे साथ आए तभी मैं खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, मैं लोगों से मिलूं तभी खुश रह पाऊंगा, नहीं। एक व्यक्ति जो अकेला रह के खुश रह सकता है वो शनि ही हो सकता है या केतु ही हो सकता है, यानी कि इनसे प्रभावित लोग ही हो सकते हैं। तो शनि क्यों और क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपने ही अंदर इतना कुछ है, अपनी महत्वता उसके अंदर इतनी है कि वो अकेला टाइम बिता सकता। तो ये शनि आपके जीवन में बहुत क्लैरिटी लाएंगे, लोगों से दूर करेंगे, चीज़ों से दूर करेंगे, एडिक्शन से दूर करेंगे, लेकिन वो आपके जीवन के उत्थान के लिए ही होगा। शनि और केतु असल मायने में अध्यात्म जगाते हैं, बाकी सब तो कभी कभी ऊपरी तौर पे होता है। आपने गीता पढ़ ली, समझ आ जाएगी क्या? मैं शायद 18 या 19 साल का था जब मैंने पहले गीता पढ़ी थी, सबसे पहली बार गीता पढ़ी थी। आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो अलग ही मायने निकलते हैं, और ये हर शास्त्र के साथ है। तो यहाँ पे शनि असल में अध्यात्म देते हैं, जो असल में आपको चीजें समझ आती है ना बारीकी से अध्यात्म की, वो शनि देते हैं। तो एक आध्यात्मिक विकास का वर्ष होगा और इसका आपको उपयोग करना है। राहु 12वें घर में है, शनि की ही राशि में है, कि सारी ही चीजें बता रही है कि अध्यात्म बढ़ेगा। कई लोगों का अंत करेंगे, मतलब कि मार नहीं देंगे, अपने जीवन से उनका अंत करेंगे कि चलो मैं अपने केवल 2 दोस्तों से ही मेरे को ज़्यादा मिलना है, अपने केवल 2 रिश्तेदारों से ही ज़्यादा मिलना है, बाकी लोगों से नहीं मिलना। तो वो क्लैरिटी शनि के कारण आएगी, और शनि का अंतिम चरण है, ना केवल आपके लगने के लिए, मतलब कि पूरा उनका जो काल चक्र होता है उसमें अंतिम वो फेज में है। तो बहुत कुछ बदल के आपके जीवन में जाएंगे। कुछ और विशेष टिप्पणियां, अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिएगा, क्योंकि वर्ष ऐसा है जब अतिचारी गुरु आपके लिए बहुत काम लाएंगे, लेकिन ओवर बर्डन नहीं करना, मैनेज करना है। वाणी पर बहुत कंट्रोल, शनि का वाणी के स्थान पर प्रभाव रहेगा, वाणी पर कंट्रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को कर्मठ बनाइएगा। मैं ओवर बर्डन और कर्मठता में फ़र्क होता है। एक होता है कि आप बैठे हुए हैं, फिर आप एकदम टेंशन में आगे, मुझे काम करना है, फिर ओवर बर्डन कर लिया। एक बैलेंस वे में आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। अपनी खामियों को जाने और उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। हम सब में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, दुनिया भर की खामियां होती हैं, दुनिया भर की खूबियां होती हैं। तो अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। मैं बुरा हूं तो मेरे में बुराई है तो मेरे में बुराई है, मेरे को गुस्सा आता है तो ठीक है, आता है, कंट्रोल करेंगे, लेकिन उससे भागना नहीं। तो अपने खामियों को भी एक्सेप्ट करने का वर्ष है ये। फोकस थोड़ा सा आपका बढ़ेगा इस वर्ष, वो एक अच्छी चीज़ है। और एक प्रकार से रीबर्थ है, जैसे मैंने कहा शनि लग्न में आ रहे हैं, आपको भाई कई चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। इमोशनल कंट्रोल थोड़ा सा रखना पड़ेगा कई जगहों पर, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, बस अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फ्रेश स्टार्ट देनी है जीवन को। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको नहीं मौके मिले, जो नहीं सफलता के सीढ़ी तक पहुँच पाए। आप में से कई लोग बहुत सफल भी होंगे अपने जीवन में, वो भौतिक रूप से कहिए, कैसे भी कहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, व्यक्ति की कुंडली अच्छी होती, दशा अच्छी होती, उसको मौके नहीं मिलते। लेकिन ये वो वर्ष है जब आपको एक तरह से रीस्टार्ट करने का, रीबूट करने का अपने जीवन को मौका मिलेगा, और उसके दम पर आप अपने जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रेडिक्शंस, इन सब का ध्यान दीजिएगा। चलते हैं मैरिज की तरफ। क्या मैरिज नहीं, मैरिज के योग की तरफ। क्या विवाह का योग है इस वर्ष? है, लेकिन 2 ग्रह, पहले केतु फिर शनि, ये विघ्न बहुत उत्पन्न करेंगे। तो विवाह का योग तो बनेगा, लेकिन ना इनके कारण इजी कुछ नहीं रहने वाला।
सबसे पहले शुक्र लग्न में आ जाएंगे जनवरी के अंत में और मई तक उच्च के रहेंगे, तो ये अपने आप में एक योग बना रहा है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं और यहाँ पे उच्च के होकर सप्तम भाव को देखेंगे। और फरवरी में स्टार्ट में ही गुरु भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो वो भी देखेंगे। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव बता रहा है कि जनवरी के एंड से मई के मध्य तक, यहाँ तक आपका विवाह का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। अब इस टाइम में जैसे मार्च के टाइम में ग्रहण लगेगा, मार्च के अंत में, तो वहाँ पे कभी कभी ये हो सकता है, जैसे 29 मार्च को यहाँ पे ग्रहण लग रहा है और 14 मार्च को यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो मार्च के मध्य से अप्रैल का मध्य जो टाइम है ना, इसमें थोड़ा संवेदनशीलता रहेगी। इसमें क्या हो सकता है कि लेट्स से कि आपकी जनवरी के अंत से बात कहीं स्टार्ट हुई, सब सही चल रहा है, लेकिन अचानक से ये जो ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहण का प्रभाव है, 6 ग्रह लग्न में रहेंगे, सप्तम को देखेंगे, तो ये सारा इंडिकेशन क्या है कि अचानक से बातचीत खराब भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सब ठीक चल रहा है, स्टार्ट हुआ, पसंद आ गए एक दूसरे को, परिवार पसंद आ गए, अचानक से कुछ बात आ जाती है और चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो ये संवेदनशीलता रहेगी मार्च के मध्य से अप्रैल के मध्य तक। अदरवाइज जनवरी के अंत से मई के मध्य तक विवाह का योग आपका अति उत्तम है। अब अगर हम ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में बात करें तो शनि 29 मार्च को लग्न में आ जाएंगे, राहु 18 मई को 12वें में आ जाएंगे, केतु छठे में आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं तो 18 मई को छठे में आ जाएंगे, और गुरु आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव मिश्रित है, क्योंकि वो खुद शनि है, इसीलिए विवाह के लिए तो अच्छे योग नहीं बनाते, बट एट द सेम टाइम शनि जो है वो सप्तम से त्रिकोण के स्वामी भी बन जाते हैं, लाभ स्थान के स्वामी बन जाते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से वो योग बना रहे हैं अपने स्वामित्व के कारण, लेकिन अपने मूल तत्व के कारण वो विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत विलंबता से आपकी बातें आगे बढ़ेंगी कि रिश्ता, चलो बातचीत हुई, फिर मिले, फिर 1-2 महीने कुछ बात नहीं हुई, फिर सोचा कि चलो बात कर लेते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत विलंब होगा विवाह में। विवाह मैंने कहा ना, वो क्योंकि 11वें घर का स्वामित्व है तो विवाह करवाएंगे या विवाह के योग बनाएंगे, लेकिन जो उनका अपना मूल तत्व है वो हट नहीं सकता, तो विलंब बहुत कराएंगे, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो सबसे उपयुक्त टाइम है पहले तो आपका रहेगा वर्ष के स्टार्ट का, जनवरी के अंत से मई तक का। उसके बाद शनि का प्रभाव थोड़ा विलंबता लाएगा और शनि वक्री भी हो जाएंगे जुलाई में, तो वो और चीज़ों को विलंब करेंगे। इसके बाद जो आपका सबसे अच्छा टाइम होगा विवाह का, वो होगा वर्ष के अंत का, जहाँ पे गुरु अतिचारी होने के कारण आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और वो उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पे अचानक से विवाह का योग बन सकता है, क्योंकि सप्तम से 11वें में लाभ में गुरु उच्च के हो जाएंगे और वो आपके लग्न को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, और बृहस्पति का लग्न को देखना ही मैं कई बार बताता हूँ कि विवाह का योग बना सकता है। तो इस वर्ष में जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका टाइम होगा, मैं फिर से कहूँगा, ये मुहूर्त का मैं टाइम नहीं बता रहा, मुहूर्त अलग प्रोसेस होता है, ये मैं उस समय बता रहा हूँ जब आपकी शादी की बातें पक्की हो सकती हैं। तो जनवरी के अंत से मई के मध्य तक का एक समय सबसे अच्छा रहेगा, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक का समय विवाह के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इन जगहों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। बीच का जो समय है वहाँ पे शनि बात को बनाएंगे बिगाड़ेंगे, बनाएंगे बिगाड़ेंगे, विलंब आपके लिए काफ़ी लेकर आएंगे। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये वर्ष अच्छा है, लेकिन अच्छा टाइम थोड़ा सा वर्ष के मध्य भाग से स्टार्ट होगा। जो शुरुआती भाग है वर्ष का वो संवेदनशील है। कारण क्या है कि मंगल जो पतित अवस्था में 21 जनवरी को आपके चौथे भाव में गिर जाएंगे, वहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे। अब मंगल आपके लिए तो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन वो 10वें से 12वें घर के स्वामी हैं और पतित हैं। पतित ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है, पतित मतलब वो गिर गया है, इसको इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। तो जनवरी के एंड से अप्रैल, ये पीरियड बहुत संवेदनशील होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल मंगल का प्रभाव नहीं है, और भी बहुत कुछ होगा। मंगल का प्रभाव हो सकता है अचानक से ट्रांसफर हो जाए, मंगल दिग्बल खत्म कर देंगे तो आपका अथॉरिटी कम हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, और जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कुंडली में, उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने के भी योग बन जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा 10वें से 12वें घर के स्वामी अंत दिखाता है और पतित अवस्था में है। अचानक से या तो कुछ उल्टा सीधा आपने कर दिया, या कंपनी के हालात भी इसमें कभी कभी बिगड़ जाते हैं, तो उसके कारण जॉब जाने के योग बन जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे और भी बहुत कुछ होगा। यहाँ पर शुक्र आपके लग्न में जनवरी के अंत में आ जाएंगे और मई तक रहेंगे। ये भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है, भयंकर, छोटी मोटी नहीं, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स।
दूसरा, शनि भी लग्न में आ जाएंगे जो लॉन्ग टर्म में प्रभाव देंगे अच्छा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे ग्रहों से घिरे रहेंगे। मार्च में क्या होगा, मार्च में 14 मार्च को एक ग्रहण आपके सप्तम भाव पर लगेगा और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण आपके लग्न भाव पर लगेगा, जिसमें 6 ग्रह बैठे होंगे और यहाँ से वो ग्रहण का प्रभाव शनि की 10वीं दृष्टि द्वारा आपके 10वें घर पर पड़ेगा। मंगल का भी प्रभाव इस टाइम पे पड़ रहा होगा और शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर बहुत संवेदनशीलता रहेगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कि आपके करियर के बहुत कठिन कुछ समयों में से एक हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा ना, इमेज खराब करने की कोशिश होगी क्योंकि सप्तम पर प्रभाव है, लग्न में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी सप्तम पर आएगा। सप्तम भाव इमेज होता है। हाथ हाई प्रमोशन निकल जाएगी ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण। सबको लग रहा है कि आपकी ही होगी, आपको भी बोल दिया गया, लेकिन ऐन मौके पर कुछ और हो जाएगा और किसी और को दे दी जाएगी प्रमोशन। तो यहाँ पर ये जो वर्ष है ये मई तक बहुत संवेदनशील है, कार्यक्षेत्र के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ट्रांसफर तो सर्टन है, या तो आपका डिपार्टमेंट बदल दिया जाएगा, डिग्रेडेशन, मतलब कि एक होता है कि आपका प्रमोशन हो गया, एक होता है डिमोशन कि आपको ऐसे प्रोसेस में डाल दिया जहाँ पे आपका उपयोग नहीं है। मंगल चौथे घर में होंगे तो अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा, कम हो जाएगी कार्यक्षेत्र में। तो मई तक का जो टाइम है वो काफ़ी कष्टकारी है। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी। अप्रैल में मंगल पुनः अपनी उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था, यानी कि कर्क में। मई तक आते आते राहु का परिवर्तन हो जाएगा 18 मई को, केतु का परिवर्तन हो जाएगा 18 मई को, और गुरु भी 14 मई को चौथे घर में आ जाएंगे। तो ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा शांत होगा, ग्रहों का जमावड़ा थोड़ा सा कम होगा और 10वें घर पर शनि और गुरु का प्रभाव होगा। सूर्य नहीं होंगे यहाँ पे, तो बस दिखाया हुआ है मैंने, लेकिन सूर्य तो निकल जाएंगे पहले ही। तो शनि और गुरु का प्रभाव आपके 10वें घर पर होगा और ये दोनों का प्रभाव करियर में उत्थान दिखाता है, प्रमोशन दिखाता है। और केतु का प्रभाव भी जब आएगा, यानी कि जॉब चेंज के भी बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मई के बाद बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे करियर में पद प्राप्ति हो सकती है। शनि गुरु का प्रभाव 10वें भाव को बहुत एक्टिव कर रहा है, तो यानी कि आपको करियर में बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, बहुत चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। गुरु केतु का संयुक्त प्रभाव दिखा रहा है कि अपने करियर में नया स्किल्स, नया नॉलेज सीखने का मौका मिलेगा। और केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव बता रहा है कि जॉब चेंज करने के बहुत मौके मिलेंगे। तो एक प्रकार से मई के बाद से जो आपका करियर है वो बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। शनि क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं, वो लग्न को देखेंगे। 12वें घर में राहु आ जाएंगे। राहु शनि की राशि में है तो डिस्पोजिटर का भी प्रभाव आ गया और ये शनि राहु का प्रभाव लेकर बैठेंगे। राहु केतु जिस ग्रह की राशि में होते हैं उस ग्रह से भी संबंध बनाते हैं और वो ग्रह भी राहु और केतु के प्रभाव में आ जाता है। तो विदेश जाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम योग है इस वर्ष। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए वर्ष बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मई के बाद से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। कुछ विशेष प्रिडिक्शन, लीडर बन के उभर सकते हैं, लेकिन वो टाइम भी जैसे मैंने कहा साल के मध्य भाग के बाद ही आएगा। कुछ अलग करना पड़ेगा, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखानी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा, शांत होकर काम कीजिएगा, अपनी इमेज पर बहुत ध्यान देना है मई तक। कई बार ऐसा होगा, आपकी अपनी गलतियां भी हो सकती हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स तो होगी ही भयंकर। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप अभी माने ना माने, ये भले ही बोल दें कि बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, जब होगा तो आप देख लेंगे। जनवरी के एंड से मई, ये शायद आपको इतने ऑफिस पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा ना कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस, अपने काम में कुछ गलतियां मत उठने दीजिएगा, क्योंकि फिर अगर समय भी खराब है, आप गलतियां भी कर रहे हैं ना, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। आपके अंदर एक डिज़ायर होगा आगे बढ़ने का, कुछ नॉर्मल से हटकर काम करने का मौका मिलेगा। यात्राएं बहुत कर पाएंगे अपने करियर के कारण, अगर इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी आपके जॉब में तो। साल के मध्य भाग के बाद चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, भले ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है। बस ये है कि इस वर्ष ना थोड़ा सा करियर सेटिस्फेक्शन कम रहेगा। भले आप आगे भी बढ़ जाएं, आपको बार बार यही भावना आएगी कि शायद जितना मैं काम करता हूं या करती हूं उसके हिसाब से मुझे नहीं चीज़ें मिल रही। वर्ष के अंत में जब गुरु अतिचारी होकर आपके पंचम भाव में आकर लाभ स्थान को देखेंगे, कुछ बहुत बड़ा धन लाभ भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है वर्ष, लेकिन मध्य भाग के बाद से, उसके बाद, उससे पहले का जो समय है बहुत कष्टकारी हो सकता है।
क्या क्या प्रोफेशन है जो लाभ करेंगे इस वर्ष? एविएशन, इमिग्रेशन, HR, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, मैनेजमेंट जॉब्स, कंसल्टेशन जॉब्स, फाइनेंस जॉब्स, हेल्थ इंडस्ट्री की जॉब्स। इनके लिए मेडिकल, स्पेशली मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा वर्ष होगा। उनके लिए वर्ष सारा ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो वर्ष अच्छा है, लेकिन आधे आधे भाग में। चलते हैं बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ। वैसे तो वर्ष अच्छा है, लेकिन इसमें भी कहूँगा शुरुआती भाग संवेदनशील है, क्योंकि अगर हम देखें तो मंगल की जो पतित अवस्था होगी, 21 जनवरी को मंगल पतित हो जाएंगे, तो वो आपके जनवरी से अप्रैल तक पतित अवस्था में सप्तम को देखेंगे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। वक्री गुरु 4 फरवरी तक देखेंगे, तो शुरुआत में ही एक नेगेटिव प्रभाव आ रहा है। जिनका स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बड़े स्तर पर काम है, मशीनरियाँ हैं, मैन पावर है, उनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। उनके प्रोडक्ट में कमियाँ निकल सकती हैं, मैन पावर की, मशीनरी की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। तो साल के शुरुआती भाग में ये प्रॉब्लम है। इसके बाद भी अगर देखें मार्च अप्रैल में भी क्या होगा कि आपके लग्न भाव में और सप्तम में ग्रहण लग रहे हैं। 14 मार्च को सप्तम में लगेगा बिजनेस का भाव, फिर 29 मार्च को लग्न में लगेगा। यहाँ पे 6 ग्रह और होंगे, उनका प्रभाव रहेगा सप्तम पर। तो ये भी एक संवेदनशील टाइम है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके बिजनेस पे झूठे आरोप लग सकते हैं, किसी गलत चीज़ में फंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका कार्य, आपके जो बिजनेस है उसमें कोई दिक्कत आ गई, नाम खराब होने का प्रयास हो गया। जिनके बड़े स्तर पर बिजनेस है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रतिद्वंदी आपके, कुछ दुश्मन आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है 29 मार्च को, यहाँ पे बहुत सारे ग्रह होंगे, शुक्र होंगे, शनि होंगे, राहु होंगे, चंद्र भी होंगे और बुध भी होंगे। देखिए इतने सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ना कोई सरकारी बाधा भी आपको तंग कर सकती है, कोई कोर्ट केस, कोई लीगल प्रॉब्लम्स भी आपको मार्च अप्रैल में बहुत तंग कर सकती है। तो बहुत संवेदनशील टाइम है। यहाँ पे एक ग्रह है जो अच्छा प्रभाव एटलीस्ट ये देते रहेंगे कि आपका धन निरंतरता से आता रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो 29 या 28 जनवरी के आसपास से लग्न में आ जाएंगे और वहाँ से मई के अंत तक सप्तम को देखते रहेंगे। उच्च के हैं, लक्ष्मी कारक हैं और सप्तम से दूसरे के स्वामी हैं, यानी कि पैसा आता रहेगा, लेकिन कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा। बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रेस आपको मई तक देखने को मिलेगा। उसके बाद जो स्थिति है वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगी। अप्रैल में पंचम में मंगल आ जाएंगे, सप्तम से प्रभाव हट गया। बाकी ग्रहों को थोड़ा सा हटा लेते हैं इधर। शनि आ जाएंगे लग्न में 29 मार्च को। राहु 18 मई को आपके 12वें घर में चले जाएंगे। ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही है। और केतु आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। सप्तम से केतु का प्रभाव हटना बहुत अच्छा होता है। और गुरु 14 मई को आ जाएंगे आपके 4थे भाव में। तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए काफ़ी विशेष चीज़, काफ़ी अच्छी चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि देव का जो प्रभाव है ना, वो आपके बिजनेस पर सबसे अच्छा इम्पैक्ट डाल के जाएगा, क्योंकि शनि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो उनका सप्तम भाव को देखना बहुत अच्छा है। केतु मई के बाद सप्तम से निकल जाएंगे, तो जो विघ्न आ रहे थे बिजनेस में वो भी दूर होंगे। जो आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा, आपकी योग्यता के अनुसार आप काम नहीं कर पा रहे बिजनेस में, वो चीज़ें कम होंगी। और सप्तम से 10वें में गुरु का आना जो लग्नेश है, ये बता रहा है कि बहुत स्थिर रूप से आपको काम मिलना शुरू होगा, बहुत बड़े स्तर का काम मिलना शुरू होगा और बहुत लाभ आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होना शुरू हो जाएगा मई के महीने से। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी तरह से अंकित कर रही हैं कि मई के बाद से आपके बिजनेस में बहुत लाभ होगा। एक पीरियड है जब बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, होगा जुलाई से सितंबर, 28 जुलाई से 13 सितंबर, जब मंगल सप्तम में होंगे। मंगल तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनका शनि के साथ समसप्तक योग बनना बताता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉसेस हो सकते हैं, पुनः मशीनरी आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। और शनि वक्री भी होंगे, तो यहाँ पे एक स्लो डाउन आपके बिजनेस में आ सकता है। वर्ष का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु एक तो अतिचारी होकर उच्च के हो जाएंगे अक्टूबर से दिसंबर में, और वो सप्तम से लाभ में बैठेंगे, लग्नेश हैं और लाभ स्थान को
दृष्ट भी करेंगे। तो वर्ष के अंत में तो बहुत तेज़ गति से आपको लाभ हो सकता है, बिजनेस का नाम भी बनेगा, पहचान भी बढ़ेगी और बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि वर्ष का मध्य भाग से पहले का समय, स्पेशली मार्च अप्रैल का, संवेदनशील है। उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कुछ विशेष टिप्पणियाँ: शुरुआती भाग में अपने दुश्मनों से बचें, स्पेशली बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, और बड़े बिजनेस में ही कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं। अपने इमेज को संभाल के रखें बिजनेस को, और क्वालिटी पर काम करें रेदर देन क्वालिटी को ध्यान ना दें। अगर क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम होगी। अपने आप को री इन्वेंट करें इस वर्ष, स्पेशली शुरुआती भाग में। उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा आपको, लेकिन बहुत कार्यभार उठाना पड़ेगा। अगर आप देखिए, जो बिजनेस करता है उसको पता है कि ऐसा नहीं कि एक ही काम करना पड़ता है, पूरी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है। कोई एम्प्लॉय नहीं आया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको सेटल करना पड़ता है। कई चीज़ों को फाइनेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस आपका है। एक एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है, उसको अपना काम करना है, सैलरी लेकर घर जाना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको, आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा रहेगा, तो मैनेज करिएगा। वर्ष के मध्य भाग के बाद आपके बिजनेस का नाम भी बनेगा, पहचान भी बढ़ेगी, बैलेंस भी आएगा, और एक प्रकार से जो भ्रम की स्थिति साल के शुरुआत में उत्पन्न हुई थी वो कम होगी। और वर्ष के मध्य भाग के बाद से तो धन की प्राप्ति भी बहुत ही बड़े मात्रा में होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आपको बहुत जगहों से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा वर्ष है, इसका लाभ उठाइएगा। जो लोग इमिग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली अगर आप कुछ भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस का काम है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ भी हेल्थ प्रोडक्ट्स या दवाइयों से संबंधित काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन फील्ड तो है ही आपके लिए बहुत अच्छी। और अगर आप कुछ भी सर्विसेज, स्पेशली हेल्थ केयर सर्विसेज या किसी और प्रकार की जहाँ पे हेल्थ इन्वॉल्व होगी, ऐसी सर्विसेज में इन्वॉल्व है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। धर्म से जुड़े कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस है आपके, धर्म की किताबें हो, सामान हो, उनके लिए भी वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छा हाँ, हॉस्पिटैलिटी का कुछ काम है या फिर ट्रैवल का कुछ काम है, उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, ठीक ठाक सा वर्ष है। शुरुआती जो जनवरी का महीना होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मंगल नीच के और वक्री होंगे पंचम में, और राहु का प्रभाव भी होगा, तो ये चीज़ों को और बढ़ा देगा, यानी कि प्रॉब्लम्स को राहु का प्रभाव और बढ़ा देगा। तो गुस्सा, एग्रेशन, कई लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं वर्ष के इसी पार्ट में। इसके बाद क्या होगा कि मंगल पंचम को छोड़ देंगे तो थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। 21 जनवरी को आपके चौथे घर में गिर जाएंगे वापस, और वहाँ से लेकर अप्रैल के मध्य तक शायद वहीं पे रहेंगे। शुक्र लग्न में आ जाएंगे जनवरी के अंत में, और मार्च, वैसे तो मई तक रहेंगे लेकिन मार्च तक मार्गी रहेंगे। फिर मार्च में दोबारा क्या होगा, शुक्र वक्री हो जाएंगे। मैं शुक्र की बात क्यों कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप के कारक हैं, और ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे मार्च के मध्य भाग में। राहु का प्रभाव पंचम पे होगा, तो जनवरी के एंड से मार्च के मध्य भाग तक का समय अच्छा रहेगा। यहाँ पे इवन नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं। इवन जिनका पुराना रिलेशनशिप है वो विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर मार्च के मध्य से अप्रैल के अंत तक का टाइम बहुत संवेदनशील रहेगा। शुक्र यहाँ पर वक्री रहेंगे एक लंबे अरसे तक, करीबन आपके जो शुक्र हैं यहाँ पे मार्च के शुरुआत से 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, तो ये प्रभाव भी नेगेटिव रहेगा। ऊपर से बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव और राहु का पंचम को देखना निरंतर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मार्च अप्रैल बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम जाएगा। उसके बाद जैसे मई में बड़े ग्रहों का गोचर होगा तो चीज़ें फिर से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मंगल अप्रैल में वापस पंचम में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो वक्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। शनि आपके लग्न में 29 मार्च को आ जाएंगे, राहु 12वें घर में चले जाएंगे 18 मई को, गुरु 14 मई चौथे घर, केतु 18 मई छठे घर। तो यहाँ पे पंचम पर से नेगेटिव प्रभाव भी थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, राहु का प्रभाव हट गया तो चीज़ें ठीक होती जाएंगी। फिर जून में मंगल भी छोड़ देंगे पंचम को, तो चीज़ें और बेटर होंगी। और वर्ष के अंत में गुरु जब पंचम में आएंगे तो वहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ों को और फिर से स्थिरता प्रदान करने का मौका मिलेगा। इवन वर्ष के अंत में पुनः नए रिलेशनशिप के योग बनते हैं
और रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ने के भी योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम से लाभ में, यानी कि रिलेशनशिप के भाव में, जो कि सप्तम से 11वां है, सप्तम की वृद्धि दिखाता है। तो वर्ष के अंत में भी अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग बनेगा। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वर्ष काफ़ी अच्छा है आपका, लेकिन मई के बाद से ही, उससे पहले काफ़ी संवेदनशीलता रिलेशनशिप में एटलीस्ट दिख रही है। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे शुरुआती भाग में। मार्च अप्रैल का पीरियड सबसे संवेदनशील है। विशेष प्रेक्षण, सत्यता रखिएगा और बातचीत के तरीके में बहुत रिस्पेक्ट रखिएगा, क्योंकि अगर आपने डिसरिस्पेक्ट की तो बाकी चीज़ें बुरी होना हो, उस डिसरिस्पेक्ट के कारण रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी इस वर्ष। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का प्रयास करेंगे, उनको समझना है, दूर रहना है उनसे। जितना कम हो सके कॉन्फ्लिक्ट्स करिए, और जब लग रहा है कि कुछ नहीं बोलना तो चुप हो जाइए। कभी कभी होता है कि हमें लग रहा है कि हमें पता नहीं क्या बोलना, फिर भी हम बड़बड़ाते रहते हैं और रिलेशनशिप को और ख़राब करते हैं। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखिए कि जब रिलेशनशिप अच्छा था या शुरू हुआ था तो क्या अच्छी चीज़ें थी, उन पर काम कीजिए। कमिटमेंट पर काम कीजिए, अपने पार्टनर को थोड़ा सा वैल्यू दीजिए और अपने रिलेशनशिप का स्तर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्वालिटी बढ़ाने पे कोशिश कीजिए, प्लानिंग कीजिए साथ में बैठकर पार्टनर के साथ। और मैं कहूँगा कि इस वर्ष यात्रा पे जाइएगा अपने पार्टनर के साथ, एक नहीं 3-4 बार, क्योंकि जब आप यात्रा किसी के साथ करते हैं ना तो एक असल व्यक्तित्व उनका सामने आता है। वो सिचुएशन को कैसे, अब आप एक कंफर्टेबल, इसलिए प्रॉब्लम आती है कंफर्टेबल सिचुएशन में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कॉफ़ी हाउस में मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, सब अच्छा ही होता है, क्या बुरा होगा। जब आप ट्रैवल करते हैं, सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, अच्छा होटल नहीं मिला, खाना नहीं मिला टाइम पे, कॉफ़ी नहीं मिली, फिर व्यक्तित्व पता चलता है, फिर चीज़ों को समझने का मौका मिलता है और फिर एक दूसरे को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, एक समन्वय बैठा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वर्ष का शुरुआती भाग संवेदनशीलता है, लेकर आएगा, उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए तो काफ़ी कष्टकारी पूरा ही वर्ष है, बहुत अच्छा वर्ष नहीं दिख रहा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है कि सप्तम भाव पर से प्रभाव हट ही नहीं रहा नेगेटिव ग्रहों का। अगर हम देखें तो मई तक केतु रहेंगे। अब हम कहेंगे कि केतु हट जाएंगे मई के बाद तो बहुत अच्छा प्रभाव हो जाएगा, नहीं। शनि महाराज भी तो आ रहे हैं लग्न में, और शनि महाराज तो बहुत लंबे टाइम तक लग्न में रहेंगे। 29 मार्च को शनि लग्न में आ जाएंगे, तो केतु भले ही मई से हट जाएंगे लेकिन शनि का प्रभाव आ जाएगा, और दोनों ही बहुत भयंकर सेपरेटर है। तो जहाँ केतु पिछले लंबे अरसे से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, वहीं शनि आकर उन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देंगे। शनि जो है वो सप्तम से छठे के स्वामी भी है, यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत होना शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ेंगी। इसके साथ ही बाकी ग्रहों के गोचर पे तो हम आते ही हैं, लेकिन साल का जो शुरुआती भाग है वहाँ पर वक्री गुरु रहेंगे और 4 फरवरी तक वक्री प्रभाव देंगे, तो शुरुआत में ही प्रॉब्लम्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी। मंगल गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे 21 जनवरी को पिछली राशि में, और वो अब चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो जनवरी से अप्रैल फिर से मंगल दोष का प्रभाव आ जाएगा और बहुत ज़्यादा कष्ट मैरिड लाइफ में आएगा। मार्च में ग्रहण लगेंगे, 14 मार्च को सप्तम में ही ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, फिर 29 मार्च को लग्न में लगेगा, और यहाँ पे 6 ग्रह होंगे और ये सारे ग्रह आपके सप्तम को देखेंगे। सबसे संवेदनशील और नेगेटिव टाइम मार्च अप्रैल का ही होगा, जहाँ पर 6 ग्रह आपके लग्न में होंगे और सूर्य ग्रहण होगा, और ये सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो कौन से ग्रह का प्रभाव बचा आपके सप्तम भाव पर से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगल भी पतित होंगे, तो आपके 7वें घर को देखेंगे, गुरु भी 7वें घर को देखेंगे, तो 9 ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पर होगा। ये काफ़ी कष्टकारी टाइम हो सकता है। मार्च अप्रैल में बहुत बड़ा भयंकर एक प्रभाव मैरिड लाइफ में आ सकता है, जहाँ पर डाइवोर्स की बात हो, सेपरेशन की बात हो, सब कुछ बहुत जल्दी से हो जाएगा और बहुत कष्टकारी टाइम आपको देखने को मिल सकता है। तो वर्ष का शुरुआती संवेदनशील टाइम है, फिर मार्च अप्रैल मई ये भी काफ़ी कष्टकारी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्च से मई तो केतु का प्रभाव भी होगा सप्तम पर, बाकी सारे ग्रहों के साथ और शनि के साथ। फिर हम कह सकते हैं कि मई के बाद ये ग्रह थोड़े छट जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। थोड़ा सा हटा लेते हैं इनको। तो
राहु 12वें घर में चले जाएंगे, केतु 6ठे घर में चले जाएंगे, मई में होगा 18 मई को। शनि तो यहीं पे रहेंगे और गुरु आ जाएंगे। मंगल का प्रभाव, मंगल दोष का अप्रैल से खत्म हो जाएगा। तो चीज़ें थोड़ी सी निरंतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शनि का प्रभाव कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी धीरे धीरे करके। फिर से मई में, जून में लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो गई हैं, लेकिन जुलाई से शनि फिर से वक्री हो जाएंगे और फिर से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वर्ष अगर हम देखें, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। ऑलरेडी मीन वालों के जीवन में मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। मैं सबके नहीं कहूँगा, जिनकी कुंडली अच्छी है, मैच हुई है, अच्छे योग हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन क्योंकि मुझे पता है, मैंने जब राहु केतु का वीडियो बनाया था पिछले साल, मैंने कहा था कि मीन और कन्या वालों में सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उससे पहले का जो 1.5 वर्ष था, मैंने देखा था मेरे पास सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन मेष और तुला की आ रही थी मैरिड लाइफ के लिए। यहाँ पे पिछले वर्ष जो मैंने खुद का अनुभव है कि मीन और कन्या का सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यहाँ पर अब केतु तो हट जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा शनि का प्रभाव भी आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ खुशियाँ नहीं आती हुई दिख रही मैरिड लाइफ में। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक टाइम है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, रिलैक्स रहेंगे, अच्छा रहेगा। अपने ऊपर ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के स्पेस में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। और पुरानी बातों को सीखिएगा, उनसे पुरानी लड़ाइयों से सीखिएगा, लेकिन पुराने टॉपिक्स को बीच में मत लाइएगा। ओवर थिंकिंग चीज़ों को और बढ़ाएगी, और जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करते रहेंगे अपने दोनों के बीच में, उतना प्रॉब्लम और बढ़ता रहेगा। तारीफ़ कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर प्रॉब्लम दिखती है तो लोगों से हेल्प मांगे। लोगों से मतलब आपके रिलेटिव हो गए, दोस्त हो गए, काउंसलर्स हो गए, इन सब से हेल्प मांगकर चीज़ों को ठीक करने की एकदम कोशिश कर लीजिएगा। टालिएगा मत कि चलो अगले महीने देखेंगे, वरना फिर टाइम ठीक करने का मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा तो कष्टकारी दिख ही रहा है वर्ष, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात करते हैं कि क्या संतान प्राप्ति के योग हैं? हाँ हैं, लेकिन मंगल की अवस्था थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। मंगल जनवरी तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, 21 जनवरी तक, फिर वो पतित हो जाएंगे। और फिर जो जनवरी से अप्रैल तक का टाइम है, ये संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा होगा, शुरुआती जो भाव है उसमें, क्योंकि पंचम से मंगल का प्रभाव हट गया और जो कारक हैं बृहस्पति के, वो भी 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे और वो पंचम से लाभ में ही बैठे हैं, और वो पंचम से पंचम को देखेंगे, पंचम से सप्तम को देखेंगे। पंचम से पंचम खुद संतान का प्राप्ति दिखाता है, पंचम से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है। तो जनवरी के अंत से, या कहिए फरवरी से अप्रैल के अंत तक का समय संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद क्या होगा कि मंगल पंचम में फिर से आ जाएंगे, नीच के होंगे तो विघ्न उत्पन्न करेंगे। फिर जून में वो निकल जाएंगे आपके पंचम भाव से, और यहाँ पे बाकी ग्रहों का भी गोचर हो चुका होगा। शनि लग्न में आ जाएंगे मार्च में, राहु 18 मई को आपके 12वें में, केतु 18 मई को 6ठे में, और गुरु आ जाएंगे आपके 4थे भाव में। अब यहाँ पे ठीक है, कोई बहुत श्रेष्ठ योग नहीं बन रहे, लेकिन अगर हम बात करें तो मंगल का 6ठे भाव में होना कभी कभी जो अननेचुरल तरीके से संतान प्राप्ति करना चाहते हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा लाभकारी हो सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ योग बनेगा संतान प्राप्ति का, वो वर्ष के अंत में बनेगा, जब अक्टूबर से दिसंबर में बृहस्पति अतिचारी प्रभाव के कारण पंचम में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, और संतान के कारक हैं, संतान के भाव में बैठे हैं, वो भी उच्च के होकर। यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ पूरे साल में टाइम बनेगा संतान प्राप्ति का, वो होगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो इन सारे कालखंडों पर ध्यान दीजिएगा। योग है, लेकिन ये जो समय है, इनका सबसे ज़्यादा सदुपयोग आपको करना है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। सबसे पहले तो मंगल का प्रभाव पंचम और 4थे घर पर साल के आधे भाग तक रहेगा, और मंगल नीच के होंगे, फिर पतित हो जाएंगे। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, 4था भाव इमोशंस का है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगा। तो शुरुआती भाग में अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना है। दूसरा चीज़ है कि शनि लग्न में आ जाएंगे आपके, तो ये अपने आप में बताता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन शनि की ऊर्जा संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत अचानक से बदलाव एक साथ लाना शुरू मत कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, द्विस्वभाव लग्न जो होते हैं 3, 6, 9, 12, ये ओवर एक्साइटमेंट में सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, फिर कुछ भी उसमें से ढंग से नहीं कर पाते। तो ये शनि की ऊर्जा को समझना है, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है,
क्योंकि शनि निरंतरता से आपके तीसरे घर को देखेंगे, कम्युनिकेशन के भाव को, तो गलत कम्युनिकेशन हो सकती है। और इसके साथ ही गुरु का प्रभाव अतिचारी होगा, 3 बार 3 ग्रहों में 3 भावों में गोचर करेंगे इस पूरे वर्ष में। पहले तीसरे में मई तक, फिर मई से अक्टूबर चौथे में, फिर अक्टूबर से दिसंबर पंचम में। ये अतिचारी प्रभाव सब पर ही एक इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन आपके तो लग्नेश हैं, तो क्या होगा ना, बहुत जल्दबाजी में रहेंगे। मीन वाले जातक यूजुअली बहुत आराम से काम करना पसंद इनको है, ज़्यादा हड़बड़ी में ना ये अपना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो बृहस्पति है उनके कारण, अतिचारी प्रभाव के कारण आप बहुत हड़बड़ी में रहा करेंगे कभी कभी, और उसके कारण अपने ही कामों को खराब कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। इस वर्ष ज़्यादा किसी से अपने मन की बातें शेयर नहीं करनी, पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी। सपने देखिएगा लेकिन वास्तविकता के नज़दीक रहते हुए अच्छे संबंध बनाकर जाने की कोशिश कीजिएगा, और जिनको पसंद करते हैं उनसे ज़्यादा दूर मत जाइएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को अपनों से दूर कर देता है। तो ये नहीं कर पाए तो आप अकेलेपन का भी, मैं बुरा नहीं कहता, अकेलापन भी अच्छा ही होता, लेकिन अगर आप कुछ ना 2 3 4 5 लोग तो होने चाहिए जीवन में जिन पर आप ट्रस्ट कर सके, बात कर सके। पुरानी बातों पर मत जाइएगा, क्योंकि समय बहुत वेस्ट करेंगे इसके कारण। संभावनाओं को समझिएगा, और अचानक से कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। ये भी मैं गुरु का प्रभाव ही कहूँगा, अतिचारी प्रभाव। आप कई बार इम्पल्सिव निर्णय ले लेंगे और फिर पछताएंगे। जीवन को अपने कंट्रोल में रखना है, किसी और को कंट्रोल अपने जीवन का नहीं देना। ये नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी, सही जगह पर चुप नहीं रह पाए तो प्रॉब्लम होगी, और अपनी सक्सेस उन्हीं लोगों के साथ शेयर करनी है जो डिजर्व करते हैं। लोगों को प्लीज करने की कोशिश नहीं करनी। वैसे ये प्रभाव ज़्यादा मीन में नहीं दिखता, पीपल प्लीजर नहीं होते, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि अपनी जो सक्सेस है वो उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने मेंटल स्ट्रेस को, क्योंकि जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, बहुत बिजी वर्ष रहने वाला है। अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो जो संभावनाओं वाला वर्ष दिख रहा है ये खराब हो जाएगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लेकर देखा जाए तो ओवरऑल जो वर्ष है वो काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। अगर हम शुरुआत की बात करें वर्ष की, तो मंगल पंचम में रहेंगे, भले ही वक्री हैं लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जनवरी तक मंगल यहाँ पे रहेंगे। फरवरी तक गुरु वक्री रहेंगे, तो लग्नेश है तो थोड़ा सा डामाडोल हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो भी मार्गी हो जाएंगे, और पंचम से 11वें में है, यानी कि आपको कई प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। राहु मई तक पंचम को देखते रहेंगे, तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा योग है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल फिर अप्रैल में वापस आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो अप्रैल से जून तक का टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद भी मंगल आपके 6ठे भाव में आएंगे, ये होगा जून से लेकर जुलाई के अंत तक, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद भी मंगल सप्तम में आ जाएंगे, जुलाई से सितंबर तक वो आपके लग्न को देखेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करीबन पूरा ही वर्ष आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। आपके शनि लग्न भाव में आ रहे हैं, और शनि लाभ स्थान के स्वामी हैं, और पंचम से सप्तम के और पंचम से 6ठे भाव के स्वामी। मैं दिखा देता हूँ एक बार। शनि लग्न में आ जाएंगे तो वो पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, और पंचम से 6ठे के नहीं, अष्टम के स्वामी हैं। तो ये क्या बता रहा है कि अचानक से अप्रैल मई के बाद नए मौके आ सकते हैं, आपके कई काम बनना शुरू हो जाएंगे। और 12वें घर के स्वामी है पुनः, तो विदेश जाने का मौका भी आपको इस वर्ष स्टडीज़ के लिए मिल सकता है। तो वर्ष बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बस एक मार्च अप्रैल का टाइम है जब बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव लग्न में होगा, ग्रहण भी होगा यहाँ पर, और यहाँ से राहु बैठकर जब यहीं पे होंगे पंचम को देखेंगे, तो मार्च और अप्रैल में ना ध्यान भटक सकता है। अदरवाइज पूरा ही वर्ष अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, बदलाव बहुत आएंगे, उनके साथ अपने आप को बदलिएगा। अकेला टाइम स्पेंड कीजिएगा, अपने कार्यों में पूर्णता लाने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। सिंपल थिंग्स मेक समवन अ सक्सेसफुल मैन या विमेन। तो छोटी चीज़ों को ठीक कर लिया, सिंपल चीज़ों को ठीक कर लिया, सक्सेस प्राप्त होगी। सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी जॉब के भी योग हैं, जो बच्चे सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन योग इस वर्ष आपके थोड़े से अच्छे हैं, स्पेशली मार्च के बाद से। लेजीनेस बहुत आ सकती है, क्योंकि शनि वक्री भी हो जाएंगे, आएंगे लग्न में, लेकिन जुलाई से वक्री हो जाएंगे, तो लेजीनेस तंग करेगी। और गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, मंगल का प्रभाव, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सावधानियों में, तो गुस्सा बहुत रहेगा।
रिबेलियस कभी कभी हो सकते हैं और फैमिली से भी झगड़े आपके हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट स्टडी पर पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वर्ष में कि आपको पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी और निरंतरता और स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी, इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए वर्ष अच्छा ही है। अब उपाय की बात करते हैं, सामान्य उपाय जो सभी को करने हैं। ये उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार करना है। क्या उपाय है? आपको शिव मंदिर जाना है। एक पात्र में आपको दूध, जौ के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने, चावल के कुछ दाने और केसर, ये मिलाना है। शिवलिंग का अभिषेक करना है। इस द्रव्य से अभिषेक करने के बाद सामान्य जल से अभिषेक कीजिएगा, पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा, बेलपत्र अर्पण कीजिएगा और फिर एक केसर का तिलक महादेव को लगाइएगा। फिर वहीं पर बैठकर आपको 2 मंत्र है, उनका 108 और 108 बार जाप करना है। पहला मंत्र बृहस्पति देवता का ही है, ओम गुणकराय नमः। ओम गुण, गुण शब्द बनता है, ओम गुणकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और फिर ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। सरल मंत्र है, इनका 108 बार जाप करना है। और इसके बाद जो भी मंदिर में ब्राह्मण देवता है, पंडित जी हैं, उनको आपको एक केसर की डिब्बी, एक मिठाई का डब्बा और पीले वस्त्र और दक्षिणा, इसका दान करना है और उनका आशीर्वाद लेके आना है। ये आपको 4 बृहस्पतिवार करना है। जितना निष्ठा से इसको करेंगे अच्छा होगा। अब कई बार लोग पूछते हैं कि हम विदेश में हैं, नहीं कर सकते। देखिए, हर चीज़ का रास्ता निकाला जा सकता है। अगर आप विदेश में हैं, आपका कोई ना कोई तो देश में होगा, आप उनको बोलकर उनके द्वारा ये दान करवा सकते हैं। जितना आपसे यथासंभव पूजा होती है वहाँ पर उतना कीजिए, क्योंकि सिर्फ टाइम पास के लिए उपाय बताना मेरी आदत नहीं है। आजकल तो उपाय के नाम पे कुछ भी चल रहा है, कोई नील की डब्बी से, कोई कोका कोला से, कोई किस चीज़ से उपाय करना है, वो मैं नहीं कर सकता। उपाय के पीछे एक कारण होता है, तो वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो जितना श्रद्धा से कर सकते हैं उतना कीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि आप नहीं कर सकते पूजा तो मानसिक पूजा कीजिए। जो नहीं हो पा रहा, जितना यथासंभव है कीजिए, वरना मानसिक तो वो कई बार मैं देखता हूँ कि आप ये मुश्किल उपाय नहीं, उपाय है। नील की डब्बियों से, अब कोका कोला से और कुछ भी शब्द बड़बड़ाने से अगर उपाय होते हैं तो हर कोई व्यक्ति आज करोड़पति बना बैठा। तो उपाय करना है और मैं हमेशा बोलता हूँ या तो कीजिए या मत कीजिए। अगर श्रद्धा है मन में, बिल्कुल कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए किसी के कहने पर भी। क्योंकि श्रद्धा के साथ अगर उपाय करते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, तभी फलित होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सेहत के लिए उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 2 सोमवार करने हैं। क्या उपाय करना है? पहले आपको शिव परिवार की पूजा करनी है। पूरे शिव परिवार का जलाभिषेक, फिर दूध से अभिषेक कीजिएगा। फिर एक विशेष द्रव्य से महादेव का अभिषेक करना है। क्या है द्रव्य? एक पात्र में गंगा जल, दूध, घी, पिघला हुआ घी, सर्दियां चल रही हैं, जहाँ पे सर्दियां चल रही हैं और वहाँ पे घी पिघाल कर, काले तिल और इसके साथ ही आपको चंदन का पाउडर, ये सबको मिलाना है और महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा जिस समय अभिषेक कर रहे हो। जब अभिषेक कर लें उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको खीर का, हलवे का और 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है महादेव को। 4 घी के दिए, 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं महादेव को। हर दिए में गेहूं के दाने होने चाहिए और फिर वहीं पर बैठकर ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए कि जो वर्ष है ये काफ़ी अच्छा जाएगा। सेहत के लिए अब बात करते हैं। धन, व्यापार, नौकरी के लिए क्या उपाय होते हैं, क्या उपाय करें जिससे इसमें स्थिरता और शुभता रहे। सबसे पहला या कहिए जो उपाय हैं, आपको 2 अमावस्या करना है लगातार, कि एक अमावस्या करिए फिर अगले अमावस्या किया। क्या उपाय है? आपको सबसे पहले अपने घर में या मंदिर जाके भी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करना है। पहले कैसे पूजन करना है? जैसे आप करते हैं, आपका जो नॉर्मल प्रक्रिया है वैसे कीजिए। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति पर थोड़ा सा इत्र अर्पण करना है, गुलाब जल अर्पण करना है, कमल के फूल, 4 कमल के फूल अर्पण करने हैं। भोग लगाना है आपको 3 चीज़ों का। पहला, खीर, जो नॉर्मल खीर होती है उसमें आपको इलायची और गुलाब जल का उपयोग करना है। दूसरा है बेसन का हलवा और तीसरा है गुड़ का बना कुछ भी मिष्ठान। इन 3 चीज़ों का आपको भोग लगाना है। 4 घी के दिए अर्पण करने हैं जिसमें इलायची का दाना और साथ में थोड़ा सा केसर, एक दाना केसर का भी डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही आपको वहीं पर बैठकर
एक मंत्र है, ओम सौभाग्य स्वरूपिणे नमः। ओम सौभाग्य स्वरूपिणे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और लक्ष्मी जी की आरती करनी है आपको एक बार कपूर के साथ। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा। अब बात करते हैं कि प्यार और वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय करा जाए। ये उपाय आपको 2 पूर्णिमा करना है। आपको एक नारियल लेना है जटा वाला, उस पर एक चंदन का तिलक, एक सिंदूर का तिलक और एक अष्टगंध का तिलक लगाना है। अष्टगंध का पाउडर मार्केट में मिल जाता है। फिर इसको कलावे से बांधना है और इस पर माता की चुनरी लपेटनी है। इस नारियल को दुर्गा मंदिर में आपको चढ़ा के आ जाना है और दुर्गा मंदिर में ही आपको कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकें, कुछ अगरबत्ती के पैकेट, कुछ धूप के पैकेट और घी, इसका दान करके आना है। और इसी दिन, पूर्णिमा के ही दिन, रात को भी कर सकते हैं इस उपाय को, शिव मंदिर जाना है और शिव जी का और पार्वती माता का आपको दूध से और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है और फिर वहीं पर बैठकर एक तिल का और एक घी का दिया अर्पण करना है और वहीं पर बैठकर आपको ओम शिव शक्ति स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य आपके लिए प्यार और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।